हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, उसके हम सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। पहले पार्ट के अंदर हमने कुछ केमिकल कंपाउंड्स की इन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था कि उनका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कॉमनली उनको किस नाम जाना जाता है, किस तरह उनको प्रिपेयर किया जाता है और क्या इनके यूजेस होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए थे। हमने पढ़े थे सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, दूसरा कॉस्टिक सोडा और तीसरा वॉशिंग सोडा। ये तीन कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं। तो इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इन तीन पार्ट्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। मैं इनको रब कर देता हूं। तो देखो, बेकिंग सोडा जो नाम है वो एक्चुअल में एक कॉमन नेम है। वो क्या है? कॉमन नेम है। तो यहां पे लिख देता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मैं उसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, केमिकल नेम आपको खुद लिखने की कोशिश करनी है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, कर सकते हो कोशिश। चलो देखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है इसका NaHCO3। क्या फॉर्मूला बोला है? NaHCO3। ठीक है। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन, और CO3 जब इकट्ठे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का एक और भी नाम है। क्या नाम है? दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है बाइकार्बोनेट। तो इसका नाम यहां पे लिख देता हूं मैं। कुछ लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा, लिख देता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसके बाद लिख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। कोई भी नाम हमें याद रख सकते हैं। तो फटाफट नोट कर लो कि हमारा जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। सेकंड चीज, इसके बाद आता है प्रिपरेशन। हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, किसको? बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा जो है वो आता है कहां से? वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा से ही एक्चुअल में क्या बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाया जाता है। इसको मीठा सोडा, खाने का सोडा, इस तरह भी कॉमनली जाना जाता है इस नाम से भी। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। मैं बोल रहा हूं इसकी प्रिपरेशन होती है कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा से ही। और वॉशिंग सोडा बनाने का जो तरीका था, उस प्रिपरेशन मेथड को बोला जाता था सोल्वेज प्रोसेस। सोल्वेज प्रोसेस अगर किसी को नहीं याद है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, फिर से बता देता हूं कि हम क्या करते थे। हम लेते थे NH3 गैस, उसको वाटर में से पास कराते और उसी में से CO2 गैस भी पास कराते और ओवरऑल बन जाता अमोनियम और कार्बोनेट। क्या बन जाता? अमोनियम कार्बोनेट बन जाता एक्वस। ये बन गया अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक्वस मतलब वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद क्या करते हैं? इस अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं किसके साथ? वाटर के अंदर नमक घोल के हमने एक और सॉल्यूशन बनाया हुआ है, यानी कि सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन उसके अंदर। तो मैं लिख देता हूं NaCl के अंदर आप मिक्स कर रहे हो किसको? NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट को। इससे क्या बन जाता? इससे बन जाता एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां से होती, तो बनता सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो वोलेटाइल सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, उसको अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन रहते हैं तो जो पानी रहेगा हीट करने से वो भी सूख जाएगा और खाली बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। ठीक है। और दूसरा बन जाएगा क्या हमारे पास? NH4Cl। ठीक है। ये बन जाएगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे, इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता है मेरे हिसाब से अब। ठीक है। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसको हम क्या कर लेते हैं? मिक्सचर को हीट करते हैं, जो वाटर रहेगा वाटर भी निकल जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड जो रहता है ये भी निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर आप 10 मोल्स ऑफ H2O डाल देते थे तो उससे बन जाता था Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको बोलते थे वॉशिंग सोडा। ठीक है। अभी ये जो बचा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडा ऐश। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है।
अब क्या करते हैं भाई, ये जो सोलवेज प्रोसेस था इसमें से ही सोडा ऐश को निकाल लेते हैं, ये कार्बोनेट है। और याद रखना, जब भी किसी कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से CO2 गैस और पास करा दी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्या बोला हुआ है कि Na2CO3 आपको मिला हुआ है, इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर आपके पास, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा पानी और मिला लेते हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी इसके अंदर और मिला लेते हैं और उसी में से आगे फर्दर CO2 गैस भी पास करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर H2O मिक्स कर लिया और पानी डाल दिया और CO2 गैस पास करा दी। तो जब भी किसी कार्बोनेट में से H2O और CO2 पास कराए जाएंगे, H2O मिला के CO2 पास कराई जाएगी, तो वो कार्बोनेट नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। याद रह जाएगी ये चीज। एक और रिएक्शन करके दिखा दूंगा इसी तरह की, ये सोडियम कार्बोनेट था, बन जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक्वस। क्लियर। तो यहां से आपको याद क्या रखना है कि जब भी किसी कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से, वाटर एक्वस सॉल्यूशन में से CO2 गैस पास कराई जाएगी, तो वो अब कार्बोनेट नहीं बचेगा, क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। एक और अब ये तो हो गया प्रिपरेशन तरीका, एक रिएक्शन और कर रहा हूं इसी तरह की, वो इससे रिलेटेड नहीं है, खाली बस ये चीज को समझाने के लिए। अगर आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको वाटर में डिसोल्व किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर वाटर में डिसोल्व किया जाता है, तो उसका क्या कलर कैसा हो जाता है, उसका मिल्की कलर रहता है। कैसा कलर रहता है उसका, मिल्की कलर रहता है। इसके बाद अगर इसमें से CO2 गैस पास करा दी जाए तो अब मिल्की कलर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है, कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के अंदर बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। HCO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। जब फॉर्मूला बनाओगे तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास जब भी कोई कार्बोनेट दिया हुआ होगा और उस कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से, एक्वस सॉल्यूशन में से CO2 गैस पास कराई जाएगी, तो वो कार्बोनेट नहीं बचेगा, क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट बना देगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सोलवेज प्रोसेस चल रहा था उसी में से जो हमें सोडा ऐश मिल रहा था, उससे हम क्या बना सकते हैं, ये बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो इस तरह आपको लिखा मिलेगा कि हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है या फिर एक साइड प्रोडक्ट होता है, किसका, सोलवेज प्रोसेस का। सोलवेज प्रोसेस के साइड प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है बेकिंग सोडा। क्लियर है। इसलिए इसको जो सेट ऑफ इक्वेशंस आई आपके पास, इनको नोट करो फटाफट, प्रिपरेशन मेथड होगी, फिर मैं यूजेस बता रहा हूं, नोट करो जल्दी से। इसको हटा रहा हूं मैं और अब बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज कहां किया जाता है। देखो मैं इसको बोल रहा हूं कि खाने का सोडा है, तो जो भी आप सोडा यूज करते हो, बेकिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। तो एक तो यूज आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब बेक करना होगा, बेकरीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं केक्स बनाए जा रहे हैं, है ना, ब्रेड बनाई जा रही है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो एक यूज तो ये हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम बेकिंग सोडा को एज इट इज यूज नहीं करते हैं। बेकिंग सोडा अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है बेकिंग पाउडर। अब ये क्या अलग चीज है या सेम चीज है, वो चीज और देख लो। जब मैं बोल रहा हूं कि अकेला काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ और उसके साथ चाहिएगा, है ना। तो बेकिंग पाउडर जो रहता है वो एक्चुअल में एक मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है, दो चीजों का। पहला बेकिंग सोडा, पहली चीज क्या होती है, बेकिंग सोडा, और दूसरा होता है, ये मैं लिख देता हूं, हमारे पास एक एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, किसमें पाया जाता है, टेमेरिंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो जो टार्ट्रिक एसिड होता है उसका एक सोल्ट लिया जाता है। कौन सा सोल्ट लिया जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट। क्लियर। इन दो चीजों को मिला के जो मिक्सचर बनता है वो होता है बेकिंग पाउडर। और बेकरीज के अंदर केक्स को बनाने के लिए या ब्रेड को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो यूज आता है, पहला यूज जो आता है, पहला यूज मैं लिख देता हूं, आप लोगों को भी लिख लेना है कि पहला यूज आता है बेकिंग सोडा का टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर, टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। कुछ चीजें और लिख लेंगे, अगर आप इतना लिख देते हैं काम चल जाएगा आपका, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ एक चीज और याद अगर रह जाती है तो कितनी अच्छी बात है ना। तो देखो बेकिंग सोडा जो रहेगा उसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, NaHCO3, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला इस तरह से बनाना, इधर लिखता हूं एक OH, इधर लिखता हूं OH, ठीक है, इधर लिखता हूं H
और COOH COOH। अगर आपने दोनों जगह COOH लिखा है तो ये टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन अगर आपने किसी भी एक जगह पे K क्या होता है, K होता है पोटेशियम, वो लगा दिया तो ये बन गया पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, अगर आप एनटीएससी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर रिएक्शन होती है, ठीक है। अब अगर आपके किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी बेस की, तो वहां पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो बेकिंग सोडा होता है एक्चुअल में ये बेसिक नेचर का होता है, याद रह जाएगा इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। पीएच वैल्यू जो रहती है इसकी 8 to 10 के बीच में रहती है, ठीक है। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू रहती है 8 to 10 के बीच में रहती है। और साथ साथ जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाएगी, ये एसिडिक सोल्ट होता है, ये बेसिक सोल्ट है, इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या हो जाता है, आपस में रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? तो यहां से एक और हाइड्रोजन निकलता है, सोडियम इसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन वहां जाके H2O बना लेता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। रिएक्शन इस तरह से होती है। अगर मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूं, अगर आपसे रिएक्शन पूछ भी ली जाती है तो इन दोनों की रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, एक तो ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे H की जगह पे ये Na आ जाएगा, फिर इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फिर ये क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। दूसरा यहाँ से जो H गया है वो इस H के साथ मिलेगा, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, और CO2 निकलेगा तो वो एक ऑक्सीजन छोड़ के जाएगा, उससे मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा और CO2 अलग हो गया। तो तीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। क्लियर है? इसको हटा रहा हूं मैं। पहला यूज क्लियर हो गया होगा सभी को कि पहला यूज होता है टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। और कहां यूज किया जाता है, एक मैंने यूज इसका पहले ही बता दिया था, जब मैंने एंटी एसिड को एक्सप्लेन किया था तो वहां पर इसका यूज आया था। मैं लिख देता हूं एज एन एंटी एसिड्स, एक एंटी एसिड की तरह इसका यूज किया जाता है। मैंने बोला था कि अगर आपको क्या हो जाता है भाई, जो एंड स्टिंग या फिर जो हनी बी होती है उसके स्टिंग को क्योर करना होता है, तो वहां पर आप इसका बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है उसको रब कर सकते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, और जो हनी बी या एंड स्टिंग जो होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। और जो फॉर्मिक एसिड इसको बोला जाता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिड बेसिक जो क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो क्योर कर सकता है। एक यूज इसका आता है कि जो हमारे भाई टैनिंग, जो लेदर टैनिंग हम बोल रहे थे, टैनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल एक रिएजेंट बहुत अच्छा है ये, तो यहाँ पे लिख देता हूं एज एन इंडस्ट्रियल रिएजेंट, ठीक है भाई। ये तीसरा यूज आता है। फोर्थ जो यूज आता है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, जो एनटीएससी वाले हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ यूज को मैं अलग से लिख रहा हूं, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अभी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, देखो जिस तरह से अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं या गाड़ियों के अंदर बात करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर्स आप यूज करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वहां से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस जो रहती है जहां पे भी कोई आग जल रही होती है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देती है, और इस तरह से आग जो होती है वो बंद हो जाती है, आग जलनी बंद हो जाती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो उसको देख लो आप कि भाई एक हमारे पास मेटल का ऐसे एक कंटेनर होता है, कुछ इस तरह की शेप में, कोनिकल सी शेप के अंदर ये कंटेनर होता है, जिसके अंदर ये हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो इस तरह से है, ये इसके अंदर वाला हिस्सा हो गया। इसके नीचे वाले हिस्से में यहां पर एक ग्लास एम्पोल है। ग्लास एम्पोल मतलब एक कांच, जैसे बल्ब होता है आपका, जो बल्ब आते थे पुराने टाइम के अंदर, वो जो पूरा हिस्सा था वो किससे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक गैस हम फिल करके रखते थे, आर्गन गैस ज्यादा फिल कर देते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक क्या है कि ग्लास एम्पोल है, एक ग्लास का एक वेसल टाइप है जिसके अंदर एसिड भरा हुआ है। एसिड कौन सा, H2SO4। कौन सा एसिड इसके अंदर, H2SO4। दो चीजें चाहिए, सोडा और एसिड। एसिड कहां पे रहेगा, इस ग्लास के वेसल के अंदर रहेगा, और यहां पर इस तरह से एक ये नोब है, पीछे से क्या है, ये नोब है, इसको यहां से क्लोज कर दिया जाता है और ये मूव कर सकती है, ठीक है। इसको ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे पुश किया जा सकता है अंदर। यहाँ पे अभी लॉक लगा हुआ है। ये जो खाली जगह बची हुई है इसके अंदर आपने फिल कर रखा है सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। कौन सा फिल कर रखा है, बेकिंग सोडा फिल कर रखा है। और यहां पर फर्दर
यहां पर है ये नोजल, यहां पे क्या होगी, नोजल, जहां से अगर कोई चीज निकलनी होगी तो यहां से निकलेगी। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि किस जगह पे आग लगी हुई है और आपको इस तरह का ये फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस नोब को पीछे से हिट करो, इसको क्या करेंगे, पीछे से हिट करेंगे। ऐसा वैसे क्या होगा, ऐसा करने से जैसे ये नोब आगे जाके टकराएगी, इस ग्लास की एम्पोल को तोड़ सकती है, नहीं तोड़ सकती है, तो ये मेटल की नोब जो आगे टकराती है इस ग्लास एम्पोल को तोड़ देती है और यहां से एसिड जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। किसके साथ मिल जाएगा, वो इस बेकिंग सोडा के साथ मिल जाएगा, और जब बेकिंग सोडा के साथ मिलेगा तो एक रिएक्शन हो जाएगी। हमने बोला है कि एसिड मिल रहा है किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा किस तरह का है, बेसिक नेचर का है, तो इन दोनों की रिएक्शन कैसे हुई वो लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, NaHCO3 की रिएक्शन हो जाएगी H2SO4 के साथ। एसिड बेस की रिएक्शन है वैसे ये। जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बताया था मैंने आपको, ये एक एसिड है, इसके साथ ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है। कैसे रिएक्शन करेगा भाई, एक तो बनेगा सोल्ट Na2SO4, सोल्ट क्या बनेगा, Na2SO4। दूसरा बनेगा यहाँ पे वाटर H2O और CO2, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछी जाती है आप रिएक्शन लिख सकते हैं। अंदर से पूछा जाता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनके कैसे काम करते हैं, वो चीज बतानी एक्सप्लेन करनी है तो वो आप बता सकते हो। डायग्राम आपकी बुक के अंदर हो सकता है नहीं दे रखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन आपको लिख लेनी है। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा बेकिंग सोडा का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। बेकिंग सोडा किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक नेचर का होता है, पीएच जो रहता है अबव 7 रहता है इसका, और इसका यूज कहाँ का किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड तरह यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल रिएजेंट होता है जिसको पेपर इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। और साथ साथ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक स्पेशल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनके अंदर इसका यूज किया जाता है। क्लियर, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कंपाउंड, वो आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है, सबसे पहले बुक के अंदर जितना दिया हुआ उतना पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला रहेगा, CaOCl2। क्लियर है, तो इसके हिसाब से नाम लिख सकते हो। नाम क्या रहेगा, अगर CaCl2 होता तो डायरेक्ट नाम लिख देते कैल्शियम क्लोराइड। अब बीच में ऑक्सीजन के आया हुआ है तो नाम हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर, नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, चलो यूज कहां होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले यूज कहां होता है, सबसे पहले तो आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां पे किया जाता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है, उनके अंदर टेक्सटाइल या फिर जो भी आपका पेपर बन रहा है उसको साफ करने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का यूज किया जाता है। क्लियर है, पहली चीज। और इसका यूज कहां किया जाता है, डिसइंफेक्शन ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए, जो आपका पानी आता है, पीने का पानी आता है, आपने सुना उसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है, तो वो आ कहां से रही है, क्या उसके अंदर क्लोरीन डाली गई थी, नहीं, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ये जो हमारे पास रहता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये डाला गया था उसके अंदर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। फिल्मों के अंदर देखा होगा, रुमाल के ऊपर थोड़ी सी ड्रॉप डालते हैं और ऐसे सुंघा के बेहोश करके ले जाते हैं, वो क्या होता है, वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो क्या कर सकता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करते हैं, उनको बोल रहे हैं हम क्या, एनेस्थेटिक एजेंट। तो हम बोल रहे हैं कि वो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा श्रिंक प्रूफ वूल जो होती है, ऊन जो रहती है, उसको श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यूजेज हो जाएंगे, पहला यूज क्या बताया मैंने इसका, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। दूसरा यूज मैंने क्या बताया इसका, कि जो पानी होता है, पीने का पानी, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा क्या कहां पे यूज बताया मैंने इसका, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, और लास्ट में वूल को श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो देखो इसका एक और कॉमन नेम भी होता है, इसको बोला जाता है क्लोरीनेटेड लाइम। नाम क्या होता है इसका, क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, तो बनाया कैसे जा रहा है, लाइम इसके अंदर आ रहा है। एक्चुअली होता है क्या, हमारे पास लाइम सॉल्यूशन होता है। लाइम सॉल्यूशन क्या होता है भाई, लाइम सॉल्यूशन होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से Cl2 गैस पास करा दी जाती है। इसमें से क्या पास करा देता हूं,
CO2 गैस पास करा देते हैं और इससे बन जाता है CaOCl2 और H2O, यानी कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर था इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, अब जितना बुक में था मैंने तो आपको बता दिया है, अब इससे थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर जो होता है भाई वो एक कंपाउंड नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस किस का होता है, उसके अंदर से एक तो चीज होती है आपके पास ये जो दिया हुआ है CaOCl2.4H2O, एक तो ये होता है और मेनली यही होता है, प्राइमरीली यही होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा एक और कंपाउंड होता है जो होता है CaCl2.CaOH2H2O, दूसरा ये कंपाउंड होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली a mixture of these two compounds, primarily कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये प्राइमरीली इसके अंदर होता है, ज्यादा ये होता है। तो इस वजह से हम जब भी ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं इसके साथ साथ आपको कि जो स्ट्रक्चर रहता है CaOCl2 का, अगर आपसे पूछता है कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। जब ऑक्साइड बनाता है कोई, ऑक्सीजन आता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर मैं देखना चाहूं कि इसके अंदर सारे चार्ज बैलेंस हो रहे कि नहीं हो रहे, तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे लिख दिया +2, ऑक्सीजन पे -2 और 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो इस तरह से ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक अलग चीज है जो एनटीसी के अंदर पूछी भी गई है, 2-3 बार पूछी गई है चीज, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। मैं बोल रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से होता है, Ca के साथ एक तो Cl जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है OCl, एक है जुड़ा हुआ है OCl। इनमें से ये जो हमारे पास क्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज रहता है, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, इसके ऊपर और कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, और इस क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज होता है। ये चीज जो रहती है डिफरेंट रहती है, इसको आपको बहुत ध्यान से कहीं पे भी नोट कर लेना है कि दोनों जो क्लोरीन है उनके ऊपर अलग अलग चार्ज होता है। चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग रहती है। जो क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है उसका -1 चार्ज जितना होता है क्लोरीन का उतना ही है, इसका चेंज है, इसका कितना है, +1। जो ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ है इसका कितना है, +1 है। क्लियर है? तो इस चीज को नोट करो फटाफट। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं लास्ट कंपाउंड की तरफ। लास्ट जो आता है वो आता है पीओपी, और पीओपी जो रहता है आपने सभी ने सुना होगा, घरों के अंदर खूब यूज की जाती है ना। जब नया घर बनता है तो वॉल्स के ऊपर क्या की जाती है, पीओपी की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी करवाई जाती है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, ये पता है इतना सभी को, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, और जिसका यूज किया जाता है, मैं यूजेस बता रहा हूं उससे पहले, जो आपकी वॉल्स होती हैं, जो सरफेस होता है उसको स्मूथ करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी वॉल्स या फिर जो सीलिंग होती है उनके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए, उनकी डेकोरेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इसका पीओपी का यूज किया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए, स्टेच्यूज बनाने के लिए, इसके अलावा टॉयज बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, उनके जो बनते हैं कास्ट जो बनता है, जो सांचा बनता है जिसके अंदर डाल के फिर सारी मूर्तियां बनाई जाएंगी, वो बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इसी का, पीओपी का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई हड्डी टूट जाती है, कोई बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है। वो जो प्लास्टर है वो भी एक्चुअल में क्या है, वो भी यही है, पीओपी ही है। तो हम बोल सकते हैं टू मेक द कास्ट फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर भी इसका यूज है। क्या यूज है, अगर आपको मान लिया कि कोई ऐसी रिएक्शन करानी है जिसके अंदर गैस जो है वो एस्केप नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर गैस बन रही है, उसको एस्केप नहीं करना, उसको हमें अलग इकट्ठा करना है, तो हमें एयर टाइट कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। और एयर टाइट करने के लिए आप उन दोनों को एक साथ मिला के उनके ऊपर क्या कर देते हैं, पुट्टी से उनके ऊपर लेयर बना देते हैं, सो दैट एयर टाइट एक कंटेनर आपके पास बन जाता है। क्लियर? तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास यूजेस आ जाते हैं, पीओपी के यूजेस क्लियर हो जाते हैं। होता क्या है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिखने के बाद आप बताना इसका नाम क्या होगा। फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O। CaSO4 तो पढ़ लिया होगा, कैल्शियम सल्फेट, नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम सल्फेट। यहां पे लिख देता हूं मैं, CaSO हो गया कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट। H2O जिसके पीछे लग जाता है उसको हाइड्रेट बोलते हैं। 1H2O मतलब मोनोहाइड्रेट, 10H2O मतलब डेकाहाइड्रेट, 2 का मतलब बाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, 3 का मतलब ट्राईहाइड्रेट, इस तरह रहता है। हाफ का हम बोलेंगे हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट।
तो ये तो रहता है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम किसका, पीओपी का। बनाया कैसे जाता है, ये बनाया जाता है जिप्सम से। कैसे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम जो होता है एक्चुअली जैसे चूना मिलता है पहाड़ों के अंदर, वैसे ही जिप्सम मिलता है। जिप्सम जो होता है एक मिनरल होता है, अर्थ से मिलता है हमें। तो हम बोल रहे हैं कि उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर पानी ज्यादा होता है, याद रह जाएगा, जिप्सम में पानी ज्यादा रहता है। तो इसको ना बारीक पाउडर में तोड़ देते हैं पहले। उसके बाद आपने देखा होगा घरों के अंदर जब घर बनाए जाते हैं तो वो सीमेंट को मिलाकर जो आरसीसी बनाया जाता है, जो कंक्रीट बनाया जाता है ना, उसको हम बनाने के लिए से मोर्टार का यूज करते हैं, जिसके अंदर घूमता रहता है, ट्रक के पीछे देखा होगा, उसके अंदर वो सीमेंट वगैरह रोड़ियां सब डाल देते हैं और वैसे मिलता रहता है। उसी तरह का एक वेसल रहता है, वो घूमता रहता है और उसके अंदर ये रहता है कैल्शियम सल्फेट रहता है, स्टील का बना हुआ एक वेसल रहता है जिसके अंदर जिप्सम को डाल दिया जाता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है जिप्सम का। तो जिप्सम का डाल दिया जाता है स्टील के वेसल के अंदर और लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट किया जाता है। इसको बहुत केयरफुली हीट किया जाता है, इस तरह से हीट किया जाता है कि पूरी तरह ना सूखे ये, ठीक है। जितना वाटर था उसका 75% वाटर जो था वो हमें बाहर निकालना है। तो इसमें से 75% अगर निकल जाएगा 2 में से तो बचेगा हाफ H2O और ये अलग हो जाएगा, 3/2 H2O अलग हो जाएगा। ये जो बनाया है ये हो जाता है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर कंप्लीटली ड्राई कर दिया तो फिर जो बचेगा आपके पास पाउडर, उसको बोला जाएगा डिहाइड्रेटेड जिप्सम। उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड जिप्सम। और उस जिप्सम को फिर आप डिहाइड्रेटेड जिप्सम को आप उन सब कामों के लिए यूज नहीं कर सकते जिसके लिए पीओपी का यूज किया जाता है। क्लियर है। एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है, अगर पीओपी के अंदर वाटर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, पीओपी के अंदर वाटर ऐड करें फिर से जिप्सम बन जाएगा। ये रिएक्शन जो रहती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी जिप्सम को हीट करोगे पीओपी बन जाएगा, पीओपी के अंदर वाटर ऐड करोगे फिर से जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 सॉल्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, हम खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है, 6 के 6 सॉल्ट तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।